हेलो बच्चों, आज जो है हम नीट 2026 और क्लास 12 की जो जॉइंट क्लास चला रहे हैं ना, उसका अगला टॉपिक। कल हमने छोटा सा टॉपिक, कल तो हमने थोड़ा सा बड़ा ज्यादा टाइम ले लिया था, जिसके अंदर हमने बीजांड, अंडाशय की संरचना, बीजांड की संरचना सारा पढ़ा था हमने। और उसके अंदर इसका जो है ना, हमने भ्रूण कोश छोड़ दिया था, वो थोड़ा सा देखा था, छोड़ दिया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं डिटेल में। कल का जो बचा हुआ है ना, वही आज करने वाले हैं। तो जो नीट 2026 और क्लास 12 दोनों की जो कंबाइंड क्लास और हमारा जो टारगेट है नीट 2026 वाला, उसको लेके जो हम चल रहे हैं ना, तो वो उसी कड़ी में हम आज आगे पढ़ रहे हैं। देखो, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन समझना आप। गुरु बीजाणु जनन का मतलब है गुरु बीजाणु का निर्माण। गुरु बीजाणु जनन से तात्पर्य है हमारा गुरु बीजाणु का निर्माण। किसका? गुरु बीजाणु यानी कि मादा युग्मक या मादा बीजाणु या मादा युग्मक का निर्माण कैसे होगा? मादा गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये कहाँ होगा? ये जो है, देखो, ये जो आप समझना, ये जो न्यूसेलस है, NUCELLUS, तो इसको भूल जाओ, अभी एम्ब्रियो से इसमें है ही नहीं। अभी तो न्यूसेलस की कोई सी भी कोशिका, न्यूसेलस की कोई सी भी कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी। न्यूसेलस की कोई सी भी कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी और बड़ी होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बना लेगी। देखो, ये बनी ना आकार में बड़ी हुई। इसका जो जीव द्रव्य है साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का जीव द्रव्य जो को ये बहुत ही घना है, आकार में बड़ा है। जब भी कोशिका को विभाजन करना होता है, क्या होती है? आकार में बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अभी जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ना, इसके अंदर विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर विभाजन होगा। और किस साइड में होगा? न्यूसेलस की। और एक ध्यान रखना, देखो यहाँ पे आप लिखना, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, पहली चीज। फिर क्या लिखोगे? न्यूसेलस की एक माइक्रोपाइल या बीजाण, जो अभी हमने देखा था ना, ये अपने बीजांड की संरचना में जो आगे देखा था माइक्रोपाइल, ये वाला एंड में बताता हूँ आपको, ये वाला एंड, इस एंड के इधर वाली कोई सी भी कोशिका आकार में बड़ी होगी, है ना। इस साइड वाली कोई सी भी कोशिका माइक्रोपाइल या बीजांड द्वारी शिरा वाला। तो बीजांड द्वार जो शिरा होता ना, बीजांड द्वार की तरफ वाली कोई सी भी सेल, किधर वाली? बीजांड द्वार वाली कोई सी भी सेल जो है आकार में बड़ी हो जाएगी और बड़ी होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बना देगी। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर होगा, क्या होगा बेटा? इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो आकार में बड़ी है, इसका साइटोप्लाज्म घना है, इसके अंदर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो जाएगा बेटा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। फर्स्ट में 1 से 2 और 2 से 4। चूंकि हमें पता है अर्धसूत्री विभाजन, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर ही। तो जो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है? ये तो 2n है, द्विगुणित है। लेकिन ये दोनों गुरु बीजाणु द्वितीय कोशिका भी n है और गुरु बीजाणु जो चतुष्क बनी ये भी n है। कितनी है? n। तो एक कोशिका 1 से 2, 2 से 4 बन गई, 1 2 3 और 4 बन गई। ये कौन सी कोशिका ने? जो माइक्रोपाइल बीजाणु द्वार सिरे की तरफ जो कोशिका थी ना, ये जो तीर का निशान है बेटा, ये तीर आपको बीजाणु द्वार सिरा दर्शाता है। तो बीजाणु द्वार सिरा की ओर वाली जो कोशिका थी वो आकार में बड़ी हुई और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। देखो, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में 1 से 2 बनती है और सेकंड में 2 से 4। तो टोटल कितनी बन गई? 4। तो गुरु बीजाणु चतुष्क कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु चतुष्क कहेंगे। और अब जो ये गुरु बीजाणु जो चतुष्क हैं, इसमें से 3 तो नष्ट हो जाएगी, 1 2 3 खत्म हो जाएगी। कितनी खत्म हो जाएगी? ये तीनों के तीनों खत्म हो जाएगी। ओनली एक ऊपर वाली कोशिका ही बची रहेगी, एक कोशिका ही बची रहेगी, सक्रिय रहेगी। क्या रहेगी? एक कोशिका ही सक्रिय रहेगी। 3 कोशिका नष्ट हो जाती है और एक अकेली कोशिका सक्रिय होकर गुरु बीजाणु बनाती है। क्या बनाती बेटा? एक अकेली कोशिका रह जाती है जो सक्रिय होकर गुरु बीजाणु बनाती है। ये गुरु बीजाणु कैसा होता है? n होता है। 3 नष्ट हो जाती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं और
आप 3 इधर वाली नष्ट करो, माइक्रोपाइल एंड वाली, मैंने थोड़ा सा गलत काट दिया। हाँ, ये जो नष्ट है ना 3 इधर वाली करो आप। माइक्रोपाइल एंड वाली जो 3 कोशिका होती है ना वो नष्ट होती है। इधर है माइक्रोपाइल एंड मतलब बीजांड द्वार, तो बीजांड द्वार वाले 3 कोशिका, 1 कोशिका, 2 कोशिका और ये 3 कोशिका नष्ट हो जाएगी। केवल ये अकेली कोशिका ही एक सक्रिय रहेगी। बीजांड द्वार की तरफ वाले 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। देखो बीजांड द्वार की तरफ वाली, वापस समझना, बीजांड द्वार की तरफ वाली की कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी, गर्भ बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी और उसमें विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, और सेकंड विभाजन से गर्भ बीजाणु चतुष्क मतलब 4 कोशिकाएं बनेगी। फिर 4 कोशिकाओं में 3 कोशिका जो कि गर्भ बीजाणु द्वार की तरफ वाली वो तीनों नष्ट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और जो पीछे वाली चला जाए एंड वाली 1 कोशिका बची रह जाती है वो गर्भ बीजाणु बनाती है। क्या बनाती है बेटा? वो गर्भ बीजाणु बनाती हैं। तो चूंकि इसमें 3 नष्ट हो गए और एक अकेली बीजाणु ही सक्रिय रह के गर्भ बीजाणु बनाती है, इसलिए इस प्रकार को मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक एक स्पोर बनाती है, मोनोस्पोरिक या एक बीजाणुज कहते हैं ना बेटा। ठीक है, तब अपने पास गर्भ बीजाणु बन गए, 4 गर्भ बीजाणु में से एक बच गया। अब जो एक बचा है ना, ये गर्भ बीजाणु अकेला एक, इस एक के अंदर ये अकेला बचा है, इसके अंदर क्या होगा, इस एक के अंदर ही जो ये अकेला बचा हुआ ये आएगा अकेला, यहाँ बना दो ऊपर, ये अकेला बना हुआ है, इसके अंदर हो जाएगा समसूत्री विभाजन। क्या हो जाएगा बेटा? समसूत्री विभाजन हो जाएगा, समसूत्री, समसूत्री विभाजन हो जाएगा। कौन सा विभाजन होगा बेटा इसके अंदर? समसूत्री विभाजन होगा, और जिससे समसूत्री विभाजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, केंद्रक विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन होगा 1 से 2, और 2 केंद्रक बनने के बाद ये 2 केंद्रक बन गए और दोनों को दोनों ही अपोजिट विपरीत सिरों पर पहुंच जाएंगे। फिर समसूत्री विभाजन सेकंड होगा, फिर सेकंड समसूत्री विभाजन और होगा, जिससे 2 से 4 बन जाएंगे, फिर समसूत्री विभाजन और होगा, थर्ड टाइम भी होगा समसूत्री विभाजन होगा, जिससे 4 से 8 केंद्रक बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे बेटा? 4 से 8 केंद्रक बन जाएंगे। अब क्या होगा यहाँ आगे देखना है, थोड़ा सा आगे नीचे बना देता हूँ, इधर बना देता हूँ, 4 से बन गए 8। अब ये 8 जो केंद्रक वाला है, 8 केंद्रक में से 3 केंद्रक ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, 3 केंद्रक ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, 3 केंद्रक नीचे की ओर और 2 बीच में हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद इन सबके चारों ओर वॉल बन जाती हैं, तो 3 ऊपर की ओर कोशिका, 3 नीचे की ओर कोशिका, तो 3 ये ऊपर, 1 2 3, ये 3 ऊपर की ओर बनती है प्रतिव्यासत कोशिका। क्या बनती है बेटा? 3 बनती है प्रतिव्यासत कोशिका, बीच में एक बड़ी सी केंद्रीय सेल बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? एक केंद्रीय सेल बन जाती है। केंद्रीय सेल के अंदर 2 केंद्रक रह जाते हैं, ये बन के बीच में केंद्रीय सेल, 3 ऊपर की ओर ये प्रतिव्यासत कोशिका बन गई, एंटीपोडल सेल या प्रतिव्यासत कोशिका, बीच में एक बड़ी सी केंद्रीय सेल बन जाती है, और नीचे ये 2 सहायक कोशिका और ऊपर एक अंड कोशिका रह जाती है। यही हमारी मुख्य कोशिका होती है, अंड कोशिका। ये जो सहायक कोशिका है ना बेटा, सहायक कोशिका, इसके अंदर ये तंतु रूपी समुच्चय होता है, तर्कु समुच्चय, तर्कुरूप समुच्चय होता है। ये तर्कुरूप समुच्चय जो है होता है, ठीक है, ये तीनों मिलकर, दोनों सहायक कोशिका और अंड कोशिका मिलकर अंड क्या कहते हैं, अंड उपकरण बनाती हैं। और जो ये सहायक कोशिका होती है ना, ये पराग नली, ये अपने में से स्त्राव निकालती हैं, जिसके कारण पराग नलिका उसकी ओर बढ़ती हैं। तो पराग नलिका का जो मूवमेंट और जिसे कीमोट्रोपिज्म्स, रसायन अनुवर्ती गति करती है पराग नलिका, वो सहायक कोशिका से निकलने वाले केमिकल की ओर करती हैं, और पराग नलिका उस केमिकल से उसकी ओर बढ़ती जाती है। और जब पराग नलिका एंटर करने से पहले एक सहायक कोशिका खत्म हो जाती है, और दूसरी सहायक कोशिका जो तर्कु रूपी समुच्चय है वो अपने अंदर एंट्री देता है, जिससे वो भी खत्म हो जाती है। फिर पराग नलिका जब इसके अंदर पहुंच जाएगी, अंदर पहुंचकर जो अपने दोनों नर युग्मक फ्री कर देगी, तो एक नर युग्मक तो जाकर जो द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक है उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, और उसके साथ ज्वाइंट होने के बाद पहले ये वाला ज्वाइंट होगा कौन सा, ध्रुवीय केंद्रकों के साथ, फिर दूसरा वाला जो बचा है वो अंड कोशिका के साथ फ्यूज हो जाएगा, ध्रुवीय केंद्रक के साथ फ्यूज होकर भ्रूणपोष बनाएगा, भ्रूणपोष। क्योंकि यहाँ पर 2 केंद्रक तो पहले से थे, 2 केंद्रक पहले से थे, एक ये, तो ये टोटल 3 केंद्रक है, तो ये 3n है, और यहाँ पर एक नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना निषेचन, ठीक है बेटा, निषेचन।
ठीक है। तो यहाँ भी निषेचन, यहाँ भी निषेचन, तो 2 बार निषेचन हो रहा है। एक अंड कोशिका के साथ नरयुग्मक मिल रहा है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियर यानी कि ध्रुवीय केंद्र के साथ मिल रहा है, 2 बार तो दोहरा निषेचन हो रहा है। और चूंकि यहाँ पर ये 3 केंद्र के 1 2 3 तो ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंयोजन, दोहरा निषेचन और त्रिसंयोजन होता है। अच्छा, इसका जो ये बीजांड भ्रूण कोश जो होता है बेटा, अगर भ्रूण कोश की हम संरचना देखें, भ्रूण कोश का, ये भ्रूण कोश देखो तो इसमें देखो 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, 5 6 और ये बीच वाली 7, तो 7 तो कोशिका है इसके अंदर भ्रूण कोश। और केंद्र कितने, 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे 6 और 2 बीच में 8, तो 8 केंद्र की। तो आवर्त बीजियों का जो भ्रूण कोश होता है वो 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्र की होता है। इसके अंदर दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन भी अभी हमने समझ लिया, दोहरा निषेचन होता है। ये देखो आप इसमें समझ लिया तो हमने दोहरा निषेचन होता है। तो वापस से समझना, हमने ये बात की थी कि कोई सी भी कोशिका माइक्रोपाइल एंड वाली आकार में बड़ी हो जाएगी, गर्भजन मात्र कोशिका, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट सेकंड 4 में से 3 नष्ट हो गए, एक अकेला, इसलिए मोनोस्पोरिक, अकेले में विभाजन हुआ समसूत्री, 2 केंद्र, फिर 2 से 4, 4 से 8, फिर 3 जो है ऊपर की ओर, 3 नीचे की ओर, 2 बीच में और बीच में सबके चारों ओर वॉल आ जाती है। इस प्रकार 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना बन जाती है, 7 केंद्र कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना बन जाती है। आज इतनी छोटी सी क्लास ये है, कल बड़ी क्लास लेके आएंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आएंगे परागन से संबंधित। तो स्त्री केसर वाला खत्म हो गया, कल पढ़ेंगे परागन। तो परागन में हम अलग अलग फूलों के प्रकार देखेंगे। वायु परागन हो रहा है तो फूल के अंदर क्या अनुकूलन है, पर परागन हो रहा है तो क्या अनुकूलन है, और स्वपरागन हो रहा है तो क्या अनुकूलन है, अपने पर परागन स्वपरागन में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग होता है, वो सारे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर पुराने वीडियो देखने हैं तो चैनल के ऊपर क्लिक करें और प्ले लिस्ट में जाएं और जाकर मैं क्लास 12 हिंदी मीडियम वाली प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करें और उसमें देखिए आपको सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके।